हेलो एवरीवन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स हम बहुत टाइम बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जो टॉपिक हमारा चल रहा था हम उसे ही आगे देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक एफडीआई होता है, एक एफपीआई होता है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जब कोई मतलब फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर कहलाता है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है, तो इस प्रकार किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। देखिए, क्या होता है, अगर किसी ने किसी मतलब फॉरेन में कोई व्यक्ति अगर वो किसी कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर खरीदता है, तो इससे क्या होता है, जो उसे कंपनी का निदेशक मंडल होता है उसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमें कई सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए, अब उसने इन्वेस्ट किया तो हमारे पास क्या है, फॉरेन जो करेंसी होती है वो आती है। तो इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा के भंडार भंडार में मतलब जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है वो बढ़ता है। देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन होता है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है। मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आने से बेहतर प्रबंधन, अनुसंधान और विकास का आगमन होता है, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो क्या होता है, वो उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट भी आता है। अब देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई क्या होता है? यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है तो एफडीआई, 10% से कम एफपीआई, ठीक है, ये याद रखना। 10 से ज़्यादा एफडीआई, 10 से कम एफपीआई। अगर 10% से कम शेयर खरीदे तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, मतलब कम कर रहा है, ठीक है। एफपीआई के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पात्रगत विदेशी निवेश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एफपीआई भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर कोई संस्था मतलब जो विदेशी संस्था है अगर वो शेयर खरीद रही है तो इसे एफआईआई कहेंगे। और अगर विदेशी व्यक्ति मतलब एक अकेला व्यक्ति खरीदता है तो इसको क्यूएफआई कहते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, क्या होता है? विदेशी विनिमय कोष। भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में कितना मतलब फॉरेन करेंसी है, कितना उसका भंडार है, तो उसको विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। विदेशी विनिमय कोष के घटक है विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है। जो हमारा मतलब फॉरेन फॉरेन करेंसी रिजर्व जो भी होता है, ठीक है, वो विशेष आहरण अधिकार कोष एसडीआर रिजर्व, ठीक है, ये आईएमएफ की एक पत्र मुद्रा होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। बुलियन कोष, आरबीआई के पास जमा सोना, तो आरबीआई के पास जितना जमा सोना होता है उसको बुलियन कोष बोलते हैं, ठीक है। विदेशी प्रतिभूति कोष है ना, हमारे पास कितनी सिक्योरिटीज़ है फॉरेन की, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, विदेशी विनिमय कोष में आ जाते हैं। अब विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या होता है? देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्रा की मात्रा को देशी मुद्रा की विनिमय दर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्या होता है कि आप 1 रुपये दे के आपको कितना डॉलर प्राप्त हो रहा है ना, तो उसको हम अपनी विनिमय दर कहते हैं। मतलब एक इकाई अपनी मुद्रा के बदले हमें कितनी विदेशी मुद्रा मिल रही है तो उसको हम एक्सचेंज रेट कहेंगे, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना रेट। अब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एफडीआई 10% से ज़्यादा शेयर, एफपीआई 10% से कम शेयर, ठीक है। और एक्सचेंज रेट क्या होगा कि सिंपल बात है कि हम अपने 1 रुपये के बदले कितनी जो विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब यहाँ पे कई टाइप की होती है, नाम मात्र विनिमय दर, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आदि विनिमय दर के प्रकार हैं, ठीक है। तो जो मतलब ये इसके टाइप्स होते हैं जो हमारी विनिमय दर होती है। अब देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। चालू कीमतों पर देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा की औसत मात्रा को नाममात्र प्रभावी विनिमय दर नीर कहते हैं। अब नीर क्या होता है, ठीक है, चालू कीमतों पे मतलब अभी जो रेट चल रहा है उस पे अगर देखिए, क्या होता है ना, आपने अभी देख रहे होंगे डॉलर बढ़ता और घटता रहता है ना। मतलब अभी चल रहा है कि हमारा रुपया गिर रहा है, 80 आ गया है ना, $1 के बदले 80 रुपीज़, मतलब और भी ज़्यादा हो गया है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी कम भी होता है। तो चालू कीमतों पे मतलब अभी क्या रेट चल रहा है इसके आधार पर मतलब हम अगर अपना 1 रुपये के बदले जितनी भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे तो उसको नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। और जब इधर पे क्या होगा, स्थिर कीमतों पर देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा की औसत मात्रा को वास्तविक प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। ये मतलब स्थिर कीमत है, मतलब कोई भी साल को हमने बेस ईयर मान लिया, मतलब स्थिर कीमत पर कोई भी स्थिर कीमत मान ली, तो उस कीमत पे अगर हम अपनी देशी मुद्रा दें तो हमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, उसको हम उसकी औसत मात्रा को प्रभावी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, नीर में क्या होता है चालू कीमतों पे और रीर में होता है स्थिर कीमतों पे। बस ये डिफरेंस आप याद रखिए, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए। एफडीआई क्या होता है 10% से ज़्यादा शेयर, एफपीआई 10% से कम शेयर। नीर क्या होता है चालू कीमत पे और रीर होता है स्थिर कीमतों पे। और एक्सचेंज रेट क्या होती है कि हमें 1 रुपये के बदले कितनी, मतलब किसी भी इकाई मात्रा की, मतलब मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले में हमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। रिजर्व बैंक अपने आंतरिक नीतिगत विश्लेषण के लिए नीर और रीर का उपयोग करता है, ठीक है। जब आरबीआई जो है अपने आंतरिक नीतिगत विश्लेषण के लिए क्या करता है, इनका यूज़ करता है। विनिमय दर की व्यवस्था, अब देखिए विनिमय दर की कई टाइप की व्यवस्था होती है। तो एक होती है स्थिर जड़ विनिमय दर व्यवस्था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यदि मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण एवं समायोजन की शक्तियां प्रशासनिक निकाय के पास हो तो इसे स्थिर विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। देखिए अब क्या एक्सचेंज रेट होगा, अगर ये कोई प्रशासनिक निकाय बता रहा है कि ये रेट होगा, ठीक है, तो उसको स्थिर विनिमय दर व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। ये मतलब स्थिर है एक्सचेंज रेट, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है। अब प्लावित विनिमय दर व्यवस्था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जब देखिए बाजार की मांग और आपूर्ति, ठीक है, बाजार में क्या होता है डिमांड और सप्लाई पर चलता है बाजार, कभी डिमांड ज़्यादा होती है कभी सप्लाई ज़्यादा होती है उस तो जब बाजार की मांग के आधार पर एक्सचेंज रेट निर्धारित हो, जैसे कि मतलब बढ़ता घटता रहता है ना, मैंने आपको बताया रुपया, तो इसके आधार पर अगर एक्सचेंज रेट निर्धारित हो तो उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहेंगे, क्योंकि ये बदलता रहेगा। और स्थिर का मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक निकाय होता है वो निर्धारित करता है, और जब बाजार निर्धारित करेगा तो वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाएगा। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा हो, प्रशासनिक हस्तक्षेप की कतई अनुमति ना हो, तो इसे प्लावित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। मतलब प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करता, अपने आप बाजार की मांग के अनुसार पैसा बढ़ता है या घटता है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ता है या घटता है। एक होती है देखिए प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हमारे इंडिया में, इसमें क्या होता है कि वैसे तो एक्सचेंज रेट बाजार के मांग और आपूर्ति यानी उसके द्वारा निर्धारित होता है, मतलब मार्केट से होता है कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा। लेकिन जो इस मतलब ऐसा नहीं हो कि एकदम अगर बहुत ज़्यादा रुपया गिर जाए, है ना, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो गवर्नमेंट मतलब नुकसान हो सकता है एकदम से मार्केट को। तो मतलब जो हमारा बैंक होगा वो क्या है, इसमें जो प्रशासनिक निकाय होगा वो इसमें हस्तक्षेप भी करता है। तो ये मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है, जैसा इंडिया में होता है। यदि विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा हो लेकिन इसके बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रशासनिक निकाय भी कार्य करे, तो इसे प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिसाइड तो बाजार कर रहा है, लेकिन बेटर मैनेजमेंट के लिए प्रशासनिक निकाय भी अगर काम करता है तो इसे प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। भारत में प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था ही लागू है, ठीक है, इंडिया में होती है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। एफडीआई अगर 10% से ज़्यादा शेयर खरीदे, एफपीआई अगर 10% से कम शेयर खरीदे, नीर किस पे होता है चालू कीमतों पे, रीर होता है हमारा स्थिर कीमतों पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होता है 3 तरीके की विनिमय दर व्यवस्था होती है। फिक्स्ड मतलब कि प्रशासनिक निकाय उसको निर्धारित करता है क्या एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। एक प्लवित थी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उसमें क्या होता है बाजार निर्धारित करता है। एक प्रबंधित होती है जो बाजार निर्धारित करता है लेकिन सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। अब देखिए विनिमय दर में परिवर्तन। विनिमय दर में वृद्धि 2 रूपों में होती है। विनिमय दर में बाजार प्रेरित वृद्धि को मूल्य वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये बता रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसमें जो एक्सचेंज रेट बढ़ता और कम होता है तो वो 2 चीज़ों से होता है। एक तो बाजार प्रेरित वृद्धि, ठीक है, जिसको मूल्य वृद्धि कहते हैं। अगर बाजार की वजह से वृद्धि हो रही है तो उसको एप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई वृद्धि जो कभी कभी बड़ी मात्रा में की जाती है उसे अधिमूल्यन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है जो अगर प्रशासन जो है हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर प्रशासनिक ऐसा कोई निर्णय उन्होंने लिया है जिससे क्या है हमारे विनिमय दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है तो इसको रिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। बाजार प्रेरित वृद्धि को एप्रिसिएशन कहते हैं और प्रशासनिक निर्णय द्वारा वृद्धि को
अधिमूल्यन रिवॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? वैसे समझिए कि देखिए द गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ना, इसकी वजह से विनिमय दर बढ़ रही है तो उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे, और बाजार से हो रहा है तो एप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है। विनिमय दर में गिरावट दो रूपों में होती है, मतलब ये टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है। विनिमय दर में बाजार प्रेरित गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। बाजार प्रेरित वृद्धि को हमने एप्रिसिएशन कहा था, मूल्य वृद्धि, और बाजार प्रेरित गिरावट को मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन कहते हैं। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती अगर हो तो उसे अवमूल्यन डीवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। देखिए चाइना जो है वो क्या करता है, अपनी मनी का बार बार डीवैल्यूएशन अवमूल्यन करता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होती है और आयात महंगा होता है। देखिए क्या होता है ना कि हमारी करेंसी मतलब जैसे कि अगर ये होता है कि आप मान लीजिए कि $1 के उसमें जो भी आपकी मनी है वो मतलब आपको ज़्यादा मिल रही है। ठीक है। तो क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, है ना, और आयात महंगा हो जाएगा क्योंकि हमें खरीदना महंगा पड़ जाएगा। तो अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होती है और आयात महंगा हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए। व्यापार घाटा कम होता है और व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो हमारा व्यापार, देखिए निर्यात बढ़ेगा तो जो हमारा व्यापार घाटा है वो कम हो जाएगा, मतलब हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं। चालू खाता घाटे में भी कमी आती है क्योंकि अवमूल्यन से अदिश खाते पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो हमारा चालू खाता घाटा होता है वो भी कम होता है। अब ये चालू खाता वगैरह क्या है, मैं आपको पढ़ाया हुआ है, आप पुराने वीडियोस देखिए। देखिए अनिवासी जमा राशि में वृद्धि होती है क्योंकि जमा पर मिलने वाला ब्याज बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो भी मतलब हमारे अनिवासी जमा राशि होती है उस पे क्या होता है, जो हमें ब्याज मिलता है वो ज़्यादा मिलता है ना, क्योंकि हमारी मनी ज़्यादा होती है विदेशी मुद्रा की मात्रा में। तो इससे क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है। एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है। एफडीआई भी बढ़ता है और पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता है। देखिए अधिमूल्यन करने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है। और अब अभी बचा हुआ है ये टॉपिक, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अ, तो हमेशा एक स्टडी टिप्स भी देने का मैंने सोचा है आपको। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा हमेशा ये सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। उससे हमारे ना पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं होगा, तो हम फिर पढ़ाई करना चाहते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कोई रिजल्ट नहीं होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़े तो आपका रिजल्ट हो भी सकता है, लेकिन आपकी नेगेटिव थिंकिंग हमेशा आपको पीछे खींचती है। तो आप पूरा पढ़े, अपना टारगेट बनाए, उस टारगेट के हिसाब से पढ़े, उसके बाद कुछ भी मत सोचिए। ठीक है। गीता में क्या है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। वैसे तो सब करते हैं लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि आप बाकी टेंशन मत लो, अपने आप को कूल रखो, काम रखो। तो बस अपना टारगेट पूरा करो और बाकी चीज़ भूल जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना बेस्ट दो। और इस बात से ये समझिए कि अगर आप ये सोचते हैं तो आपका कहीं न कहीं कमी आएगी आपके काम करने में। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस अपना पढ़िए, उसके बाद एक्स्ट्रा मत सोचिए। बाकी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।